वेलकम टू द डिबेट। इस कार्यक्रम में हम प्रस्तुत तथ्यों और अलग-अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से एक गहन वैचारिक विश्लेषण करते हैं। आज का हमारा विषय काफी जटिल और दिलचस्प है। बिल्कुल। और वर्तमान राजनीतिक माहौल को देखते हुए ये चर्चा बहुत जरूरी भी हो जाती है। सही कहा। तो आज हम पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति का एक हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक विश्लेषण कर रहे हैं। मान लीजिए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसी भी दबाव में अपना इस्तीफा देने से पूरी तरह इनकार कर दे। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा संविधान ऐसे राजनीतिक संकटों को सुलझाने के लिए कठोर संरचनात्मक नियमों यानी रिजिड स्ट्रक्चरल रूल्स पर निर्भर करता है? या फिर, और ये मेरा नजरिया है, कि क्या ये संविधान स्थितिजन्य लचीलेपन और न्यायिक दांवपेच के सहारे चलता है? मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि मेरा पक्ष ये है कि हमारा संविधान एक बहुत ही कठोर स्वचालित तंत्र है। मतलब एक ऐसा एल्गोरिदम जहां समय सीमाएं सर्वोपरि हैं और कोई भी व्यक्ति व्यवस्था से ऊपर नहीं हो सकता। और इसकी ठीक विपरीत मैं ये मानती हूँ कि कागज पर लिखे इसके कठोर नियम सिर्फ एक आवरण हैं। सिस्टम की असली ताकत उन नियमों के लचीलेपन और तकनीकी खामियों के इस्तेमाल में है। देखिए, अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण का नियम अटल है। सेब गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा। इसमें कोई मोल भाव नहीं होता। मेरा मानना है कि संविधान भी ऐसा ही एक अटल विज्ञान है। अब बंगाल का ही उदाहरण ले लीजिए। अगर ममता बनर्जी इस्तीफा न दें तो संवैधानिक रूप से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि सिस्टम किसी व्यक्ति की जिद पर नहीं चलता। 7 मई 2021 को विधानसभा शुरू हुई थी। नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि विधानसभा का कार्यकाल ठीक 5 वर्ष का होता है। मतलब 7 मई 2026 को ये अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। हाँ, पर बस एक सेकंड। मुख्यमंत्री केवल विधायकों के समर्थन से सत्ता में रहते हैं। जब सदन ही नहीं रहेगा तो सत्ता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये तो एक टाइमर की तरह है जो 0 पर आकर रुकेगा ही रुकेगा। इसमें लचीलापन कहाँ है? आपका ये टाइमर वाला तर्क सुनने में बहुत ही तार्किक लगता है, लेकिन वास्तविकता में राजनीति इतनी सीधी रेखा में नहीं चलती। कैसे नहीं चलती? टाइमर तो टाइमर है। देखिए, आप कह रहे हैं कि 5 साल बाद सब अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन इसी बीच न्यायपालिका की एंट्री इस पूरे टाइमर को रोक सकती है या नया मोड़ दे सकती है। हमारी स्रोत सामग्री में ममता बनर्जी के मामले का जो जिक्र है वो इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। आप इलेक्शन पिटीशन वाले मामले की बात कर रही हैं? बिल्कुल। आर्टिकल 71 और जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत बहुत कड़ा नियम है। चुनाव हारने के बाद अगर आपको वोटों की गिनती पर सवाल उठाना है तो इलेक्शन पिटीशन सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में जाएगी। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट सीधे केवल राष्ट्रपति चुनाव के विवाद सुनता है। ये स्थापित प्रक्रिया है। सही कहा। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीधे गिनती को चुनौती दी ही नहीं। उन्होंने चुनाव आयोग की उस मूल प्रक्रिया पर हमला किया जो चुनाव से बहुत पहले शुरू होती है। मतलब इलेक्टोरल रोल या मतदाता सूची। एकदम सही। उन्होंने दावा किया कि उनके समर्थकों के नाम मतदाता सूची से अवैध रूप से हटा दिए गए हैं। अब मतदाता सूची में नाम होना तो मौलिक अधिकार है। इस एक तकनीकी फर्क ने पूरे मामले की प्रकृति बदल दी। इससे उन्हें हाईकोर्ट की उस कठोर लंबी प्रक्रिया को बाईपास करने का मौका मिल गया और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। तो ये कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, ये एक राजनेता द्वारा व्यवस्था के लूप होल का शानदार इस्तेमाल है। आपका ये चतुर कानूनी दाव वाला तर्क सतह पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप भूल रही हैं कि ये सिर्फ एक बाईपास है, कोई नई मंजिल नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट जाना एक बात है और संविधान के 5 साल वाले मूल ढांचे को बदल देना बिल्कुल दूसरी बात। सुप्रीम कोर्ट का दखल प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि जब तक अदालत में मामला है, विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 के बाद भी मजे से चलता रहेगा। बस सुप्रीम कोर्ट जांच तो बिठा ही सकता है ना? हाँ, वो चुनाव आयोग से जवाब मांग सकता है, जांच कर सकता है, लेकिन 5 साल की डेडलाइन को अनिश्चित काल के लिए आगे नहीं बढ़ा सकता। बाईपास आपको ट्रैफिक से बचा सकता है, पर अंततः वो आपको उसी मुख्य राजमार्ग के नियमों के अधीन ही रखेगा। आप सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को सिर्फ एक सुविधा तक सीमित कर रहे हैं। जब कोई नेता मतदाता सूची के बहाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो वो केवल एक चुनाव को चुनौती नहीं दे रहा है, वो पूरी व्यवस्था की नींव पर प्रहार कर रहा है।
लेकिन सिस्टम। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये मान ले कि मतदाता सूची ही दूषित थी, तो उस सूची से चुनी गई पूरी विधानसभा की वैधता ही शून्य हो जाती है। न्यायपालिका का एक फैसला आपके उस कठोर टाइमर को बीच में ही रोक सकता है। ये लचीलापन नहीं तो और क्या है? देखिए, न्यायपालिका हवा में काम नहीं करती, वो भी संवैधानिक गणित से बंधी है। चलिए राजस्थान की स्थिति देखते हैं, जहां कोई न्यायिक दांव पेच काम नहीं आता। अच्छा, राजस्थान में ऐसा क्या खास है? वहां 200 सदस्यों वाली विधानसभा है। सरकार बनाने के लिए 101 विधायकों का समर्थन चाहिए। विशुद्ध गणित। अगर चुनाव के बाद किसी के पास 101 का आंकड़ा नहीं है, मान लीजिए बीजेपी के पास 80, कांग्रेस के पास 70 है, तो कोई भी चालबाजी सरकार नहीं चला सकती। विधानसभा डिसॉल्व करनी ही पड़ेगी। सिस्टम आंकड़ों की कठोरता से चलता है। आप कह रहे हैं कि 101 का गणित सब कुछ तय करता है, लेकिन इस स्वचालित प्रक्रिया का स्विच किसके हाथ में है? आप राज्यपाल के हाथ में। बिल्कुल। और यहीं पर आपका कठोर गणित एक बहुत ही व्यक्तिपरक, मतलब सब्जेक्टिव लूपहोल बन जाता है। कौन प्रमाणित करता है कि 101 का आंकड़ा नहीं बन सकता? राज्यपाल। त्रिशंकु विधानसभा में राज्यपाल का निर्णय उनकी राजनीतिक निष्ठाओं से प्रभावित होता है। अंतिम शक्ति उस कागजी नियम में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की नीयत में है। मैं सहमत हूं कि राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं, पर आप इसे असीमित बता रही हैं। एसआर मुंबई केस याद है आपको? हाँ, बिल्कुल। उस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों की मनमानी पर बहुत स्पष्ट रोक लगा दी है। अब राज्यपाल बंद कमरे में तय नहीं कर सकते कि किसके पास 101 का आंकड़ा है। बहुमत का फैसला केवल फ्लोर टेस्ट के जरिए विधानसभा के पटल पर ही हो सकता है। पर राज्यपाल समय तो दे ही सकते हैं ना? अगर वो अनुचित समय देते भी हैं, तो अदालतें 24 या 48 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट का आदेश दे देती हैं। तो जो लूपहोल आप बता रही हैं, उसे सिस्टम ने अपने ही गणितीय फॉर्मूले से बंद कर दिया है। चलिए मान लेती हूँ कि निचले सदन में फ्लोर टेस्ट ने चीजों को कठोर कर दिया है, पर अगर संविधान इतना ही गणितीय है, तो संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा, इसका अपवाद क्यों है? अपवाद कैसे? एक तरफ आप कहती हैं कि 5 साल की समय सीमा अटल है, दूसरी तरफ राज्यसभा है जिसका कोई कार्यकाल ही नहीं होता, वो कभी भंग नहीं होती। हमारा सिस्टम एक साथ दो विपरीत संरचनाओं को लेकर चल रहा है। राज्यसभा की स्थायी प्रकृति विरोधाभास नहीं है। ये चेक्स एंड बैलेंसेस यानी संतुलन की व्यवस्था है। लोकसभा जनता की तात्कालिक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए हर 5 साल में जनादेश चाहिए। और राज्यसभा? राज्यसभा निरंतरता सुनिश्चित करती है। अगर लोकसभा समय से पहले भंग हो जाए तो देश में विधायी शून्यता न आए। ये लचीलापन नहीं, दो अलग अलग कठोर संरचनाओं का साथ काम करना है। आप बार बार इस 5 साल की कठोर समय सीमा का बचाव कर रहे हैं, तो चलिए उस प्रावधान पर बात करते हैं जो आपके पूरे तर्क को ध्वस्त कर देता है, राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल एक विशेष परिस्थिति है। विशेष परिस्थिति है, पर अगर संविधान कठोर है तो सत्ताधारी दल इस 5 साल की सीमा को कैसे लांघ लेता है? हमारी स्रोत सामग्री दिखाती है कि युद्ध या बाहरी संकट के समय, जैसे भारत चीन युद्ध या अभी रूस यूक्रेन संघर्ष, संविधान लोकसभा का कार्यकाल अनिश्चित काल तक बढ़ाने की अनुमति देता है। देखिए, युद्ध के समय बस एक उदाहरण सुन लीजिए। इंदिरा गांधी के समय 1971 में चुनी गई 5वीं लोकसभा को देखिए। उसे 1976 में खत्म होना था, लेकिन आपातकाल का उपयोग करके उसे 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अगर सत्ताधारी दल चुनावों को अनिश्चित काल के लिए टाल सकता है, तो आपका ऑटोमेटिक टाइमर कहाँ है? आप आपातकाल के इतिहास को एक खुली छूट की तरह पेश कर रही हैं। मैं मानता हूं कि अतीत में इसका दुरुपयोग हुआ है, पर संविधान एक कोडिंग एल्गोरिथम है। इसमें इफ इमरजेंसी देन एक्सटेंड का कमांड जरूर है, ताकि देश बच सके। हाँ, और वही कमांड राजनेताओं के हाथ में असीमित शक्ति दे देता है। नहीं, पूरी बात सुनिए। उसी एल्गोरिथम में एक ब्रेक लूप कमांड भी है। मान लीजिए सरकार ने युद्ध के नाम पर कार्यकाल 1 साल बढ़ा लिया, पर 15 दिन बाद ही युद्ध समाप्त हो गया, तो क्या वो बचे हुए 11.5 महीने सत्ता का आनंद लेगी? बिल्कुल नहीं। जैसे ही आपातकाल हटता है, ब्रेक लूप सक्रिय हो जाता है। ठीक 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है। जो एक्सटेंशन लिया गया था वो अमान्य हो जाता है। ये एडवांस प्रोग्रामिंग है, लचीलापन नहीं। लेकिन आपका ये ब्रेक लूप कमांड तब काम करेगा ना जब आपातकाल हटेगा,
जब तक आपातकाल लगा है तब तक तो सत्ताधारी दल के पास असीमित विस्तार की चाबी है ही। और मैं सिर्फ आपातकाल तक सीमित क्यों रहूं? क्या मतलब है आपका? मतलब इस संविधान में बिना किसी युद्ध के भी कार्यकाल स्थायी रूप से बदला जा सकता है। आप निश्चित रूप से 42वें संविधान संशोधन की बात कर रही हैं। बिल्कुल। 1976 में लाए गए 42वें संशोधन ने कोई युद्ध का बहाना नहीं लिया, सीधे आर्टिकल 83 में बदलाव कर दिया और लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल स्थायी रूप से 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। और ये सिर्फ उस समय के लिए नहीं था, आगे आने वाली सभी सरकारों के लिए था। जिस अटल नियम की आप बात कर रही थीं, उसे सांसदों ने साधारण बहुमत से हमेशा के लिए बदल दिया। इससे पुख्ता सबूत क्या होगा कि यहाँ कोई नियम पत्थर की लकीर नहीं है। देखिए, 42वें संशोधन का वो अध्याय पहली नजर में वाकई ऐसा लगता है कि सिस्टम सत्ता के सामने झुक गया हो। लेकिन आप कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छोड़ रही हैं। वो क्या? 42वां संशोधन संविधान की कमजोरी नहीं था। इसके तुरंत बाद जो हुआ वो इस दस्तावेज के सेल्फ करेक्टिंग यानी स्वसुधार तंत्र का सबसे महान उदाहरण है। 1977 में जब वो सरकार जनता के पास गई तो उसे भारी हार मिली। हाँ, सत्ता परिवर्तन हुआ और नई सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के जरिए उस 6 साल वाले बदलाव को पूरी तरह पलट दिया। कार्यकाल वापस 5 वर्ष कर दिया गया। आप इसे लचीलापन कहती हैं, मैं इसे सिस्टम का इम्यून रिस्पॉन्स कहता हूं। इम्यून रिस्पॉन्स? जी। जब भी कोई अलोकतांत्रिक वायरस सिस्टम में प्रवेश करता है तो संविधान की मूल संरचना उसे बाहर निकाल फेंकती है। 44वें संशोधन की वापसी ये साबित करती है कि 5 साल की सीमा भारतीय लोकतंत्र का डिफॉल्ट कोड है। मुझे आपकी इस इम्यून रिस्पॉन्स वाली उपमा से गहरी आपत्ति है। आप 44वें संशोधन को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे वो अपने आप पैदा हुआ कोई एंटीबॉडी हो। ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो फिर क्या था? अगर 1977 में कोई नया राजनीतिक दल भारी बहुमत के साथ नहीं आता तो आज भी हम 6 साल के कार्यकाल को ही एक कठोर नियम मानकर जी रहे होते। ये स्व सुधार किसी अलौकिक तंत्र की देन नहीं था, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम था। नियम तभी तक कठोर हैं जब तक किसी कुशाग्र राजनेता ने उसमें अपने फायदे का छेद न ढूंढ लिया हो। ये एक ऐसा बिंदु है जहां हमारे बीच का ये वैचारिक मतभेद शायद कभी खत्म ना हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने देखा कि एक ही संवैधानिक ढांचे को देखने के कितने अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। मैंने यह तर्क रखा कि संविधान एक कठोर एल्गोरिदम की तरह काम करता है, चाहे वो 5 साल में स्वतः विघटन हो, फ्लोर टेस्ट का गणित हो या फिर 44वें संशोधन का स्वसुधार तंत्र। और मेरी ओर से ये स्पष्ट रहा कि इस प्रणाली की असल ताकत परिस्थितियों के अनुसार इसके खुद को ढाल लेने में है। चुनाव आयोग की मतदाता सूची पर सुप्रीम कोर्ट जाना, राज्यपाल का विवेक और 42वें संशोधन जैसे उपकरण दिखाते हैं कि संविधान एक जीवित सांस लेता हुआ ढांचा है। बिल्कुल, और शायद यही तनाव इस पूरी बहस की असली खूबसूरती है। एक परिपक्व लोकतंत्र को इन दोनों की ही आवश्यकता होती है। कठोर नियम जो तानाशाही को रोकें और लचीलापन जो संकट के समय उसे टूटने से बचाए। हम आज किसी एक विचार को अंतिम विजेता घोषित नहीं कर रहे हैं। जी, श्रोता खुद इन तर्कों पर विचार कर सकते हैं। बिल्कुल। आप सभी इस विषय से जुड़ी स्रोत सामग्री का अध्ययन करें और खुद तय करें कि आपको क्या अधिक प्रभावी लगता है, अटल कठोरता या स्थितिजन्य लचीलापन। विचार करते रहें।